हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 जो 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 चैप्टर सेकंड में जो हमारी चालू थी उसको आज कंप्लीट करेंगे। 5 सम हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज 6 सम से 10 सम तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम है 6 नंबर का। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स, यानी मटके बनाने का काम है, उनका बिजनेस है मिस्टर कासम का। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो क्या करते हैं, रोज डेली बेसिस पर यानी रोज कुछ पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। क्या बता रहा है कंडीशन कि एक दिन में वो जितने पॉट्स बनाते हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कितना पड़ता है। हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जितने उन्होंने बनाए। जैसे आज उन्होंने 4 पॉट बनाए तो 4 पॉट का 10 टाइम्स करेंगे यानी 40 हो जाएगा। 10 4 जा 40, उसमें 40 रुपए और ज्यादा, 40 मोर देन, इससे यानी 40 और 40 टोटल ऐसे 80 रुपए के उनको पॉट बनाना पड़ता है, एक पॉट। ठीक है, तो क्या कहा है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, यानी कि पूरे दिन में जितना वो पॉट बनाते हैं, जैसे हमने 4 पॉट पकड़े थे तो 4 पॉट का समझ लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा ₹600। ठीक है, यानी जितने पॉट वो एक दिन में बनाते हैं उसका कीमत हो जाएगा उनका कॉस्टिंग। ठीक है, ₹600 का। तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो पता करो एक दिन एक पॉट का कीमत कितना पड़ता है उनको, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, और कितने पॉट्स वो एक दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग कंसिडर करते हैं कि समझ लो एक दिन में एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते होंगे। सो लेट्स राइट, सपोज ही मेक्स एक्स नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। ठीक है, एक दिन में समझ लो एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट देखना है आपको ईच पॉट का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है यानी वन पॉट का कॉस्ट कितना पड़ता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट या वन पॉट भी आप लिख सकते हैं इज 40 मोर देन यानी +40 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो हमने क्या पकड़ा था, एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते वो एक दिन में, तो उसका 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ एक पॉट का हुआ। तो ऐसे बोला है आगे कि जितने पॉट वो पूरे दिन में बनाते हैं उस सबका प्रोडक्शन कॉस्ट ₹600 आता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए अगर मैं एक दिन में 4 पॉट बनाती हूँ, ठीक है, 4 पॉट में एक दिन में बनाती हूँ, और मैं मुझे एक पॉट का जो कॉस्ट है इनके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 10 4 जा 40 हो जाएगा एक पॉट का, और +40 यानी ₹80 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉट का ₹80 है तो 4 पॉट का कितना पड़ेगा मुझे कॉस्ट, तो 8 4 जा 32 और 0 का 0 32 यानी 320 मेरा कॉस्टिंग होगा पूरे एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट का। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ पॉट्स और उसका कॉस्टिंग जो है वो मिक्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ पॉट्स है उसको हम लोग उसकी कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो आना चाहिए ₹600 इनके सम के हिसाब से। समझ में आ गया आपको, जितने नंबर ऑफ पॉट्स वो बना रहे हर एक पॉट का अगर इतना कीमत है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोगों को इक्वेशन तो मिल चुका है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में ये आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x² प्लस ये 40x हो जाएगा, और ये 600 इधर आके -600 हो जाएंगे और यहाँ 0 बचेगा। सब नंबर्स हमारे यहाँ पर 10 के डिविजिबल है
10 से डिवाइड हो जाएंगे, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 10 करेंगे, डिवाइडिंग बाय 10 थ्रू आउट द इक्वेशन। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा और ये बचेगा 60। ठीक है, अब हम लोगों को वापस से जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिल गया है। इसको सॉल्व करने के लिए वही या तो फॉर्मूला मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगी, -60 है, फैक्टर ऐसे होने चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो 10 6 जा 60 इजी रहेगा, 10 6 जा 60 और 10 माइनस 6 4 भी आता है। यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस दे दो, यहाँ माइनस आना चाहिए तो एक नंबर को आपको माइनस देना पड़ेगा, तो छोटे वाले को दे दो। 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 और 10 6 जा 60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इनको पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर अप कर लो तो इसमें से कॉमन x निकलेगा, ये बचेगा अंदर x प्लस 10, यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा, x ये माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 60 का 6 बाहर आया है यानी कि 6 10 जा 60 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, राइट इट वंस ओनली, x प्लस 10 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वापस से अलग कर लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस 10 इधर आके -10 हो गया और x इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब नंबर x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स है, तो नंबर ऑफ पॉट्स माइनस में तो नहीं हो सकते ना, ये माइनस में कौन से पॉट्स होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स can't be negative, therefore x is equal to -10 is invalid। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x can't be equal to -10। ठीक है, मतलब ये सही नहीं है, therefore x is equal to 6। अब सवाल पे वापस आते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो हम लोग ने x पकड़े थे, नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे बनाता है वो, ठीक है, और फिर एक पॉट का भी हमको कीमत बताना है, यानी ये हमारी थी कीमत एक पॉट की, उसको भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो पूरे दिन में वो 6 पॉट्स बनाते हैं, देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स इन वन डे। अब इनका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने लिखा था 10x प्लस 40। ठीक है, तो 10x प्लस 40 इज इक्वल टू x की जगह 6 रख दो, 10 6 जा प्लस 40, 10 6 जा 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गए उसके रुपीस, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 100 रुपीज। तो इस तरह से वो एक पॉट 100 रुपए में बनाते हैं, दिन में 6 पॉट बनाते हैं तो 600 रुपए के 6 पॉट पड़ जाते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं 7 सम पे। 7 सम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट सा लगता है बच्चों के लिए, तो इसके लिए कुछ आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। पहले सम पढ़ते हैं, क्या है, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। प्रतीक जो एक लड़का है, 8 घंटे लगते हैं उसको 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी का, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बोट से जा रहा है। पूरा सम पढ़ लेते हैं पहले। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। देखिए, डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं और अपस्ट्रीम किसे कहते हैं, ये पानी बह रहा है, ठीक है, छोटा सा स्ट्रीम है ये, यानी कि कोई छोटी झरना वगैरह होगा जैसे। यहाँ पर एक बोट में वो जा रहा है लड़का, प्रतीक नाम का, ठीक है। अब जब वो पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है,
तो हम लोग इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम में। और टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करने वाला है, 36 किलोमीटर जाने वाला है। ठीक है, वो वैसे ही जा रहा है तो वो इधर वापस भी आने वाला है, इधर तक जाएगा, इधर वापस भी आएगा। तो जब रिटर्न में आएगा तो क्या होगा, वो इस तरफ जा रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, और अब क्या होने वाला है, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, अब वो इस तरफ आएगा, पानी इस तरफ जा रहा है, पानी का फ्लो इधर, वो इधर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में भी टोटल 36 किलोमीटर वो चलने वाला है, क्योंकि पानी में इतना उसका सफर है। ठीक है, 36 किलोमीटर जाने का, 36 किलोमीटर आने का, दोनों सफर करने में उसको टोटल 8 आवर्स लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 8 आवर्स। ठीक है, सम समझने की कोशिश करें। अभी जब बोट का स्पीड जो है बोला है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर यानी जब पानी बह नहीं रहा होगा, तो पानी अगर आपका सिंपल ऐसे ही रुका हुआ है तो उस टाइम जो आपका बोट का जो स्पीड होगा, ठीक है, वो 12 किलोमीटर से होगा, 12 किलोमीटर पर आवर से। ये स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी। ठीक है, जैसे नदी में कोई उफान नहीं आया है, सिंपल पानी एक जगह रुका हुआ सा है, उस पानी में बोट जो चलेगी वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे में उसका सफर हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में भी आ रहा है, 8 घंटे में कवर कर रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमको बोला है पानी का करंट का स्पीड निकालो, वाटर करंट जो है यानी पानी, उसका स्पीड निकालो। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बोट का स्पीड कैसे होगा जाने के टाइम, आने के टाइम, ये जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ही हम लोग एक्स करंट, एक्स पकड़ लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। ठीक है, अभी एक्स किलोमीटर समझ लो पर आवर का इसका स्पीड है वाटर करंट का। हम लोगों को जो डाउन स्ट्रीम में जा रही, अपस्ट्रीम में आ रही है, तो एक चीज देखिए, अगर हम लोग साइकिल पर जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल पर मैं इस साइड से जा रही हूँ और हवाएं चल रही है इसी साइड से। ठीक है, ये साइकिल पे जा रहा है कोई और ये हवा चल रही है, तो आपका साइकिल पे अगर स्पीड 3 किलोमीटर का है और यहाँ से हवा जो चल रही है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपके पीछे ऐसा लगेगा आपको हवा पुश कर रही है, और आपका स्पीड क्या होगा, खुद ब खुद आप महसूस करेंगे आपका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 3+2 हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर होगा। जो आपका डिस्टेंस आपने 1 घंटे में करना था वो आप सोच सकते हैं और जल्दी कवर कर दो। ठीक है, यानी 1 घंटे में जब 3 किलोमीटर जाने वाले थे, इधर 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चले जाएंगे। लेकिन यही जब आप साइकिल इस तरफ से चला रहे हैं, ठीक है, और आपको हवा इस तरफ से आ रही है, तो क्या होगा, आप कितना भी स्पीड लगाओ साइकिल पे, तो आपको वो पुश पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो आप उसको इससे ना स्लो हो जाओगे, आपका स्पीड, आपको ताकत लगानी पड़ेगी माइनर चलाने के लिए। तो जो आपका 3 किलोमीटर का इसका स्पीड था और 2 किलोमीटर हवा का स्पीड था, तो आपका स्पीड घट के 3 - 2 = 1 बच जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। समझ रहे, तो इस तरह से देखिए, बारिश में भी आप चलते हैं जब छाता लेकर और पीछे से अगर हवा आती है, तो आपको क्या होता है, आप ढकेले जाते हो आगे की तरफ और आप एकदम पुश होते हो और आप आगे आगे फास्ट फास्ट बढ़ने लगते हो। लेकिन यही अगर आप जा रहे हैं छाता लेकर और बारिश आपके सामने से ऐसे बौछारें मार रही है, हवा आ रही है, तो आप क्या होते हैं, आगे चल रहे हो तभी आप हिल हिल के पीछे होते जाते हो, पीछे होते जाते हो, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली कम होता है, यानी हवा का जो स्पीड है वो भी आपको टकरा कर रुकाता रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो स्पीड है बोट का, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, पानी का प्रेशर पीछे से आते जाएगा और बोट जो आगे बढ़ रही है वो जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बोट आगे बढ़ना चाहेगी लेकिन पानी का प्रेशर यहाँ से आ रहा है, वो बोट को पीछे पीछे ढकेलती जाएगी और इस वजह से बोट को यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्पीड की बात करते हैं, तो
द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जो 12 उसका स्पीड था उसमें वो -x हो जाएगा। ठीक है, वाटर करंट का स्पीड x है, तो यहाँ से वो वाटर करंट का x स्पीड जो है वो उसको माइनस करेगा, जैसे हमने हवा का यहाँ पर किया था। तो ये हो जाएगा 12 - x किलोमीटर पर आवर। और जो द स्पीड ऑफ बोट है डाउन स्ट्रीम में, उसमें वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पानी आगे आगे पुश करते जाएगा जल्दी जल्दी, तो 12 + x किलोमीटर पर आवर ये इसका स्पीड हो जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले एक सेंटेंस और लिख ले, जो स्पीड है बोट का, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारी हो गई। अब हमें मालूम है स्पीड का फॉर्मूला जो हमने साइंस में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, और टाइम हमें एक ही दिया हुआ है, 8 आवर्स दोनों मिलाकर। तो हम लोग टाइम को यहाँ पर लेंगे और फॉर्मूले को चेंज करके ये बना लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब टोटल जो बोट चल रही है वो 8 घंटे सफर को ले रही है। 8 घंटे में क्या हो रहा है, वो डाउन स्ट्रीम भी जा रही है और अप स्ट्रीम भी आ रही है, यानी दोनों का आपको टाइम मिलाना पड़ेगा बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जो यहाँ पर अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 36 किलोमीटर है, और स्पीड कितना रहेगा अपस्ट्रीम में, 12 - x रहेगा। ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम भी जा रही है, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाएगी, लेकिन स्पीड कितना रहेगा, 12 + x रहेगा। और ये सबको मिलाकर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम का हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम का हुआ, दोनों को मिलाकर क्या हुआ, उसका टाइम आने वाला है। और टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 8 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं तो डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ता है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, बट यहाँ पर वर्ड भी है तो हम लोग सिंपली इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा, लेकिन ऊपर बड़े नंबर से है और दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं कॉमन। 36 को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर 1/12 - x बचेगा, और यहाँ पर प्लस करके 1/12 + x बचेगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो एलसीएम निकाल कर जो हम लोग कॉमन करते हैं डिनोमिनेटर, वैसे वाला प्रोसेस कर लेंगे। एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स वाला वर्ड भी इधर अल्फाबेट है, तो सिंपली 12 - x को 12 + x से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 12 + x को 12 - x से कर लेंगे मल्टीप्लाई। 36 को मैं यहाँ ऐसे ही रखती हूँ, 12 + x इधर ऊपर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12 - x, और नीचे क्या बचेगा, ये 12 - x और 12 + x बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोगों को ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा। 12 + 12 कितना हो जाता है, 24 होता है, तो ये 24 आएगा। और नीचे आप देखें नंबर, तो ये 12 - x 12 + x, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी, यानी a² यानी 12 का स्क्वायर और b² यानी x का स्क्वायर। तो a² - b² यानी 12 का स्क्वायर माइनस x²। 36 यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, ये 12 + 12 24 हो जाएंगे। ठीक है, 36 वैसा ही रहेगा, ऊपर 24 हो गए, और नीचे क्या बनेगा, a² - b² के हिसाब से 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी 36 इधर मल्टीप्लाइड है, मैं इधर भेजती हूँ, डिवाइड हो जाएगा, इधर 24 ऊपर बचा, वैसे ही बचा 12 का स्क्वायर 144 माइनस x का स्क्वायर x²
इज इक्वल टू 8/36। ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम लोग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 9 जो है वो इधर ले आते हैं 24 के साथ, 24 इंटू 9, और जो 2 इधर ऊपर है वो इधर आके नीचे यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो इधर भेज के डिवाइड कर दूंगा। अब ये 2 1 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी 12 जा। ठीक है, 12 9 जा 108 होता है, इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले लूंगी, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 144 इधर ऐसा ही रहेगा, 108 इधर आके माइनस 108 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हम लोगों को 36 मिल जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 बचे, और 13 में 3 में से 0 गए 3 बचे, 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह से x को हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि x मिल जाए हम लोग को, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। लेकिन प्लस 6 का भी स्क्वायर आता है, माइनस 6 का भी यही स्क्वायर आता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेना है। तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पर पकड़ा था स्पीड ऑफ वाटर करंट x किलोमीटर पर आवर, तो हमें ये मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 6 is invalid, therefore x is equal to 6। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमने जो कंसिडर किया था x किलोमीटर पर आवर, वो हमको मिल चुका है। तो आंसर लिख देंगे, therefore the speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर ये सम खत्म होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 सम की तरफ। अभी 8 सम जो है, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work। यहाँ पर देखिए पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता है, मोर देन यानी निशु से, दोज ऑफ निशु यानी निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। किसको? पिंटू को, कुछ काम कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, निशु को कितना दिन लगता है, x डेज लगते हैं, सब अज्यूम करते हैं। तो चलो 8 सम, लेट द डेज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डेज निशु takes to complete the work is bx। let the number of days Nishu takes to complete the work be x। तो क्या हो रहा है, पिंटू को 6 दिन निशु से ज्यादा लगते हैं, therefore पिंटू टेक्स 6 days मोर, यानी कि x प्लस 6 days। ठीक है, x प्लस 6 days पिंटू को लगते हैं। आगे पढ़ते हैं सम, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो लोग मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अब तो कितने दिन लगेंगे अगर दोनों जो है अपना अपना काम अलग अलग करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर बोला है 4 दिन लग रहे हैं दोनों को मिलकर काम करने में। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि कोई भी काम यहाँ पर बता रहे हैं सर्टन वर्क कंप्लीट करने के लिए निशु को एक्स डेज लग रहे, तो यानी एक दिन में वो कितना काम करती होंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे एक घर है, ठीक है, एक घर को हम लोगों को कलर करना है,
और इसको कलर करने के लिए हम लोगों को कितने दिन लग रहे हैं? 4 डेज। 4 डेज पेंटिंग में लग रहे हैं, तो मैं हर दिन क्या करूंगी? इसका पाव हिस्सा करूंगी, फिर अगले दिन पाव हिस्सा करूंगी, अगले दिन पाव हिस्सा करूंगी, और फिर अगले दिन पाव हिस्सा करूंगी। इस तरह से घर की पेंटिंग पूरी होंगी। तो यानी कि 4 दिन में क्या करेंगे? हम घर को 4 हिस्सों में बांट कर काम करेंगे, यानी कि 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो निशु को इस तरह से जो टाइम लगेगा एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए, कितना वर्क करेगी वो? 1/x करेगी। ठीक है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ डेज x है, यहाँ भी नंबर ऑफ डेज 4 थे, तो 4 का 1/1 हिस्सा लिया हमने। यहाँ पर x नंबर ऑफ डेज है, तो उसका 1 पार्ट लेंगे। इसका 1x प्लस 6 डेज है, तो इसका 1/x प्लस 6 डेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि मतलब जो भी काम हमारा है हम उसको क्या करेंगे? बांट कर करेंगे। ठीक है, जैसे एक कोई भी चीज हम लोगों को 6 दिन में करनी है, तो उसको क्या करेंगे? हम 6 हिस्सों में बांट लेंगे उस काम को, और फिर एक दिन में एक हिस्सा, दूसरे दिन में दूसरा हिस्सा, ऐसे करते जाएंगे। तो इसलिए देयरफॉर द वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेंगी वो? इज 1/x, इतना काम कर लेगी। और पिंटू कितना काम करेगा? एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे इज 1/x प्लस 6। ठीक है, अब क्या कहा है? 4 दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 4 दिन में दोनों मिलकर अगर काम कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब एक दिन में हम लोग कितना काम कर रहे होंगे? 1/4 टाइम्स। बराबर, तो इसका मतलब उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days, therefore the work done by both of them in 1 day is 1/4। समझा क्यों 1/4 आया? 4 दिन में वो पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 दिन के काम का एक हिस्सा करेंगे, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा करेंगे, तीसरे दिन तीसरा, और चौथे दिन चौथा हिस्सा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4 दिन में उनका काम पूरा हो जाएगा। तो अभी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों के काम को हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यानी ये निशु का काम हुआ, ये पिंटू का काम हुआ एक एक दिन का, और ये टोटल एक दिन में दोनों का काम हुआ। ठीक है, एक दिन में जो उन लोगों ने किया। तो अब हम लोगों को अगेन डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, फ्रैक्शन है इस वजह से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे कर लेंगे, तो क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 6 वन जा एक्स प्लस 6 प्लस ये x वन जा x, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे x और x प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व कर लो आगे, x प्लस x 2x हो गया, प्लस 6 वैसा ही रहा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको 2x प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x वन जा एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, ये 4 टू जा 8x हो गया, प्लस 4 6 जा 24 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब सारे टर्म्स को मैं इस तरफ ले आऊंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 8x इधर आके माइनस 8x, प्लस 24 इधर आके माइनस 24, और 0 इस तरफ बचता है, वो मैं इस तरफ करके लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, प्लस 6x माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस 6, 8 में से 6 गए 2x बचेंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, इस तरह से ये हमको इक्वेशन मिल गया है। अब निकालना है -24 के फैक्टर्स। फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका प्लस माइनस करेंगे तो आंसर -2 में आना चाहिए। तो 6 4 जा 24 होता है, और 6 माइनस 4 2 भी होता है, लेकिन यहाँ -2 में आंसर चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस दे देंगे और छोटे नंबर को प्लस दे देंगे। -6 + 4 -2 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इनको हम लोग रूट में ले लेते हैं यहाँ पर, -6x + 4x - 24 = 0। पेयर अप कर लो दो दो नंबर्स के, यहाँ से कॉमन x निकला तो अंदर x - 6 बचा, यहाँ +4 निकला तो x - 6 बचा। ये 4 6 24 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दोनों ब्रैकेट एक बार लिख लो और x + 4 एक ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पर हम लोग अलग करेंगे और x + 4 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा x = 6 और x = -4। अभी हमने x क्या किया था, काम पकड़ा था, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, निशु की तरफ से जो लग रहे थे नंबर ऑफ डेज, तो वो नेगेटिव में हो सकते क्या, नहीं। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव। Therefore, x = -4 is invalid। तो x = 6 हो जाएगा। और x क्या था हमारा, नंबर ऑफ डेज निशु को लगे थे काम करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज निशु को कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। x हमारा 6 आया है। तो आपको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, therefore निशु takes 6 days and Pintu takes x + 6 equal to 6 + 6 = 12 days to complete the work alone। ठीक है, यानी अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो निशु जो है 6 दिन में करेगी, पिंटू 12 दिन में करेगा। और जब ये दोनों साथ में किए थे तो 4 डेज में हुआ था। समझ में आ गया सम कैसे किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये 8 सम भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इन सम्स में ऐसे है कि आपको बेसिक इनके समझ में आ गए तो इजीली आप कर लेंगे। अब चलते हैं 9 सम की तरफ। 9 सम है, if 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर, यानी 460 को नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन जो है वो 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर एंड रिमाइंडर इज 1। तो रिमाइंडर आपका 1 बचने वाला है। 460 को मैं किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर 460 डिविडेंड हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर को हम लोग x पकड़ लेते हैं क्योंकि 5 टाइम्स डिवाइजर करना है और उसके +6 करना है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों फाइंड करना है। तो चलो, लेट द डिवाइजर बी x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा 6 मोर देन, यानी +6 कर लो, more 6 more than 5 times the divisor, यानी 5 times x। ठीक है, डिवाइजर हमारा x है इसलिए। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5x + 6। ठीक है, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होगा। देखिए, मैं यहाँ पर 24 मेरे पास नंबर है, मैं इसको समझ लो 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से अगर देखना है कि सम सही किया है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 24 = 4 6 करेंगे, 4 6 24 प्लस रिमाइंडर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 6 24 प्लस 0 24 आता है। यानी ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे लिखेगा हम लोग, ये 24 क्या है हमारा, डिविडेंड है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड = डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। ठीक है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट और रिमाइंडर उसमें करेंगे प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर डिविडेंड को नहीं, यहाँ पे जैसे 24 था तो यहाँ किसको डिवाइड करना है, 460 को करना है, बराबर। तो हमारा 460 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, = डिविजर हमारा x है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट हमारा 5x + 6 है और प्लस करके रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर जो हमको बोला है वो 1 है। ठीक है, ये हमको मिल गया, हमारी कंडीशन के हिसाब से पूरा हमने सेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, x और 5x मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5 और x स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो गया,
+1 और ये इक्वल टू इधर 460 है। 5x² + 6x ऐसे ही रखती हूँ मैं, +1 भी ऐसे ही रखती हूँ, 460 को यहाँ लाती हूँ तो ये -460 हो जाएगा। इज इक्वल टू इस तरफ 0 बचता है वो मैं इधर लिखती हूँ इस तरफ करके। तो ये क्या हो जाएगा 5x² + 6x +1 -460 प्लस माइनस माइनस, और 460 में से 1 गए 459 बचे, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, अब आपको जो फैक्टर्स निकालने होंगे वो किसके निकालेंगे हम लोग, 459 मल्टीप्लाई बाय 5 करके निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसका हम लोगों को ±7 पे 6 आना चाहिए। तो पहले 459 मल्टीप्लाई 5 कर लो, ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 4 कैरी किया, 5 5 जा 25 + 4 29, 5 4 जा 20 + 2 22, मेरे पास नंबर आ गया 2295। ये प्लस ये माइनस आ गया माइनस में, -2295। अब इसके मुझे फैक्टर्स चाहिए, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे अच्छा है माइनस, वो फॉर्मूला जो था -b + -b² रूट में जो था b² - 4ac/2a, वो यूज करके हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर ही निकालने हैं तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे। तो हम लोग 2295 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं हम लोगों को, इसको लास्ट में 5 इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जा 20, 2 बचा यहाँ पर, 29 हुए, 5 5 जा 25, 4 बचे, 45 हुआ, 5 9 जा 45, ये 9 और 9 18 होता है, 3 के डबल में आ जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 1 बचे, 3 5 जा 15, और ये हो गया 3 3 जा 9। अब ये होता है 5 3 8 + 1 9, यानी 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 5 + 1 6 होता है, यानी 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा, और यहाँ 2 बचे तो 21, 3 7 जा 21, और 17 1 जा 17। फैक्टर्स हमको मिल गए हैं 5 3 3 3 और 17। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऐसी जोड़ी बनाओ जो यहाँ पर लगाने पे 6 प्लस या माइनस आना चाहिए। तो मैं 5 3 जा 15 लेती हूँ, तो ये बहुत लंबा होता है, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा इतना। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 होता है यहाँ पर, और ये होता है 17 3 जा 17 3 जा, यहाँ पे 51 हुआ था। ठीक है, और देख लो आप 45 और 51 के बीच में जो गैप है वो 6 नंबर्स का ही है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी अभी यहाँ पर ये फैक्टर वाला हिसाब लूंगी, जो -2295 के फैक्टर लगाना है, बड़ा इधर छोटा इधर। ठीक है, बड़े को ये वाला नंबर दे देंगे, छोटे को ये वाला माइनस दे देंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाए। यहाँ पर 51 और 45 हम लोग लगा लेते हैं। 5x² + 51x - 45x - 459 = 0। अभी आप देखेंगे यहाँ पर दोनों में कॉमन निकालने के लिए 5 के इस कॉमन में ये नहीं आता है, लेकिन ये आता है, तो मैं इसको इधर रख लिख लेती हूँ, इसको इधर भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, -45x हो जाएगा और ये 51x प्लस हो जाएगा इधर। ठीक है, अगर वैसे भी आप सिर्फ x कॉमन निकाल के करते तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर दोनों की जोड़ी बना ली। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5x, अंदर बचेगा x -5 9 जा 45, प्लस यहाँ से कॉमन में लेती हूँ 51, तो x माइनस 51 के टेबल में कितने पे आएगा, ये 459। 459 देखो, 3 3 जा 9 पे आ जाएगा, 51 3 जा और 3 जा ने 9 जा, तो 51 9 जा 459 होता है, तो ये आ गया इधर पे x -9। तो ये हो गया 5x + 51, और ये हो गया x -9 = 0। सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो 5x + 51 = 0 और x - 9 = 0। ये हो जाएगा x = 9, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5x = -51, x -51/5, और ये x = 9 ही रहेगा। अभी ये हमारा x क्या था, डिविजर था, तो डिविजर इतना बड़ा और नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, बड़ा तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनवैलिड हो जाता है, x = -51/5 इज इनवैलिड।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो डिविजर हमको मिल गया है। अब हम लोग इसको देयरफॉर डिविजर इज इक्वल टू x, डिविजर x इज इक्वल टू 9। तो ये इनवैलिड इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को बोला था कंडीशन में 460 को नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज द नेचुरल नंबर्स, as the natural number can't be negative, x is equal to -51/5 is invalid। ठीक है, डिविजर इतना मिल गया हमको। अभी क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 5x + 6, तो ये हो जाएगा 5 × 9 + 6, 5 9 = 45 + 6 इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया। डिविजर 9 है और क्वेश्चन 51 है। अब हम लोग इसको ही फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार आप लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ 5x² + 6x - 459 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिला था। इसमें a क्या है, 5 है, b है 6 और c है -459। हमारा फॉर्मूला क्या था, -b + और -√(b²- 4ac अपॉन 2a। ये आप पहले निकाल कर हम लोग ब्रैकेट में लिखते थे, अभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे। तो चलो, माइनस बी हमारा 6 है, प्लस और माइनस रूट में चलते हैं। बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 × a यानी कि 5 और c है -459। ठीक है, अपॉन 2a यानी 2 और 5। ये हो जाएगा -6 प्लस और माइनस रूट में 36 हो गया 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गए प्लस 459 फाइजा और फिर फोरजा करना है। ठीक है, तो 5 4 जा 20 होता है और 459 20 सा करते हैं। तो देखो 459 20 सा, जीरो को वैसे ही लिख लेंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 4 जा 8 + 1 9। ये हो गया 9180। ठीक है, और नीचे आ जाता है 2 5 जा 10, -6 प्लस और माइनस। अब ये इन लोगों को प्लस कर लो। ठीक है, 6 + 0 6, 8 + 3 11, 1 कैरी किया, 1 + 1 2, 9 वैसा ही रहेगा। अपॉन यहाँ पर 10 आता है। अब 9216 किसका स्क्वायर है? अ, तो ये फाइंड करने के लिए आपको फिर से फैक्टर्स निकालने होंगे, तब जाके आप कर पाएंगे। तो 9216 के फिर से हम लोग फैक्टर निकालते हैं और पता करेंगे कौन इसका किसका ये स्क्वायर है। तो चलो 2 से करते हैं पहले, 6 से लास्ट में, तो 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 0 जा और 2 8 जा। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 बचा 0 लिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। अब ये 144 तो हमको मालूम है 12 का स्क्वायर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, 12 आपको मालूम है तो। फिर भी नहीं किसी को समझ में आता है तो देखो, ये 2 यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स, तो हम लोग दोनों को कम करके 3 टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं समझता है, हम लोग आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 6 36, 2 9 जा और ये हो गया 3 3 जा और ये हो गया 3 1 जा। अब इतने सारे नंबर्स को अगर मैं स्क्वायर रूट में लिखती हूँ, तो हर एक के बदले में हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, एक एक लेते हैं, बराबर दो में से एक लेते हैं। तो इस दो में से एक बार दो लेंगे, इसमें से एक बार, इसमें से एक बार, इसमें से एक बार, ऐसे करके ये इतना, इसमें से 3 एक बार। तो 5 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 3 आएगा। तो 5 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 32 3 जा होता है 96। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि ये 96 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर -6 प्लस और माइनस हम लोग इसको बाहर निकाल के 96 करेंगे और ये अपॉन में
10 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को दोनों को साइन अलग करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -6 प्लस 96/10 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96/10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 96 में से 6 गए, 90 बचे अपॉन 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, 10 से हमने डिवाइड कर दिया। तो और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 96 और 6 प्लस करती हूँ तो मैं ये हो जाएगा 102 अपॉन 10, लेकिन माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -102 अपॉन 10। यहाँ डिवाइड हम लोग करेंगे ही नहीं, करते भी है तो आपको आंसर आ जाएगा ये 51 और ये हो जाएगा 5। तो ये -51/5 जो पिछली बार हम लोगों को आया था वही है सेम। ठीक है, नेचुरल नंबर कान भी नेगेटिव, यहाँ पर भी आप लिख दो आगे। तो x इज इक्वल टू -51/5 इनवैलिड हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। और वापस से आप क्वोशंट निकाल लो जैसे अभी निकाला था। क्वोशंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 9 जा प्लस 6 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। आंसर आपका सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 2 था। जो आपको इजी लगे वो आप आराम से कर लीजिए। अभी 10th सम जो दिया है वो आपको एक्टिविटी फॉर्म में है। सम पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ए बी और सी डी उसकी पैरेलल साइड से, ए एम जो है उसकी हाइट है। ये दोनों साइड्स जो है ए डी और बी सी सिमिलर है, दो ऐसे साइन दिए हैं मतलब इक्वल है, और साइड है इनकी x-2। ये ए बी एक्स है, डी सी जो है 2x+1 है, हाइट x-4 है। सम पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, AB पैरेलल टू CD and its area is 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया दिया है इसका पूरा 33। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। आपको हर एक साइड का इसका लेंथ बताना है, यानी ये कितना है, ये कितना है और ये दोनों कितना है। ये दोनों सिमिलर है तो एक ही बार में निकल आएगा। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। तो एम्प्टी बॉक्सेस आपको दी हुई है, उनको आप सॉल्व करो, भर लो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सम को। सम नंबर 10 है हमारा। सबसे पहले जैसे लिख कर दिया होता है वैसे ही स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए ट्रैपेजियम, AB पैरेलल CD। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, आपको ट्रैपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला मालूम होगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड से ए बी प्लस सी डी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो यहाँ पर हाइट हमारे पास है वो है, देख लीजिए, हाइट दी हुई है ए एम। ठीक है, तो हम लोग हाइट के बॉक्स में यहाँ पर ए एम लिखेंगे। ए एम हमारी हाइट। एरिया जो दिया है वो 33 दिया हुआ है तो उसको 33 लिख लो, हाफ वैसा ही रहेगा। ए बी की साइज उन्होंने दी थी हमको x है, प्लस सी डी की साइज दी थी 2x+1। ठीक है, मल्टीप्लाई ए एम हमको दिया हुआ है x-4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x-4 और इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पर x-4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोग बहुत शॉर्टकट में करते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसीजर। यहाँ जो 2 डिवाइडेड है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 33 टू 66 हो जाएगी, इस बॉक्स में 66 आएगा, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे x+2x, ये 3x हो जाएगा और +1 ऐसा ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई x-4 वैसा ही रहेगा, इसको डाल दो ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन आगे का जो है उसमें काफी सारे स्टेप्स इन लोगों ने छोड़ दिए जो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट दो दो ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में दो दो नंबर से। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था हर एक ब्रैकेट के नंबर से हर एक ब्रैकेट आगे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 66 ऐसे ही रखती हूँ मैं,
पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को, उसके बाद +1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को। 66 वैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12x हो गया, प्लस 1x जा 1x, प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4। ठीक है, ये हो गया 3x का स्क्वायर। 66 वैसा ही है, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 1 11x होता है, माइनस बड़ा साइन है बड़े नंबर का, और माइनस 4। अब मैं क्या करूंगी, 3x स्क्वायर ऐसे ही रखूंगी, माइनस 11x ऐसे ही रखूंगी, माइनस 4 भी वैसा ही रहेगा, 66 इधर आके माइनस 66 हो जाएगा, और इस तरफ 0 बचेगा, उसको मैं इस तरफ करके लिख लेती हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 66 प्लस 4 70, माइनस का साइन कॉमन, इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को 70 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके निकालने पड़ेंगे फैक्टर। तो 7 3 21 होता है, 0 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, फैक्टर ऐसे होने चाहिए, प्लस माइनस करने पे आंसर -11 आना चाहिए। तो 21 10 210 होता है बराबर, और हमको माइनस का साइन इधर भी चाहिए, तो बड़े नंबर को दे दो ये, और माइनस और छोटे को प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और जब हम लोग माइनस करेंगे तो बड़े नंबर का साइन यहाँ आ जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कॉमन निकाल लो यहाँ से, दोनों पेयर अप बनाकर 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, माइनस 3 7 21, यहाँ से प्लस 10 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0, 10 7 70 होता है। ठीक है, x माइनस 7 एक बार लिख लो, 3x प्लस 10 एक बार लिख लो, इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और 3x इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 7 वैसा ही रहेगा। अब ये बताओ, x तो हमारी साइड थी बराबर, जब आप सम में देखेंगे डायग्राम पर, तो x आपकी साइड है, और साइड क्या नेगेटिव में होती है? नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइड कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 10 upon 3 is invalid। ठीक है, ये इनवैलिड हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ 7 रहेगा। अभी हम लोग इस पेज पर वापस आते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल गया x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखने के लिए कहा था 3x स्क्वायर प्लस क्या आएगा इक्वल टू 0, तो वो हमारा ये डायरेक्ट वाला इक्वेशन ये आने वाला था डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको जो प्लस साइन करके दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको ये माइनस, ये प्लस इधर रखो, माइनस 11x को इसे ब्रैकेट में डालो, और ये 70 को ब्रैकेट में डालो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमन निकाला है इन्होंने, 3x आ गया, और अंदर यहाँ पर बचता है x माइनस 7, तो ये आपका वापस ब्रैकेट में जाएगा, और प्लस 10 वापस x माइनस 7 आपका ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट कहाँ लगाना है वो बता रही हूँ। तो 3x प्लस 10 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, तो ये फिर आपका ब्रैकेट में जाएगा। यहाँ 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 7, तो ये वाला ब्रैकेट में आएगा। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है, सॉरी आप लोगों को प्रॉपर दिख नहीं पाया होगा, वो बुक नीचे हो गई थी थोड़ी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर 3x के साथ ये x माइनस 7 जो हमने कॉमन निकाला था वो ब्रैकेट में आया, प्लस 10, और उसके साथ x माइनस 7 ब्रैकेट में गया। उसके बाद नीचे 3x प्लस 10 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 वो ब्रैकेट में जाएगा हमारे बॉक्स में। ठीक है, फिर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया है, और यहाँ पर ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आपका बॉक्स में जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 7 हो गया, ये इन लोगों ने करके दिया है, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 तक। तो x इज इक्वल टू जो 7 है उसको हम लोग फिर से ब्रैकेट में डालेंगे,
ठीक है। साइड लेंथ इज नेवर नेगेटिव उन्होंने लिखा है, तो आप भी वैसे ही लिखिएगा, बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव। x इज इक्वल टू -10/3 इनवैलिड है, इसलिए क्रॉस लगाया है उसने इक्वल टू के ऊपर, यानी नॉट इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू 7 हो गया, तो आप इसको ये वाले को डालिए ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पर। तो x आपको 7 मिल चुका है। अब आपको ए बी सी डी ए डी और बी सी वैल्यूज बतानी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी होंगी, सी डी की वैल्यू कितनी होंगी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी होगी बतानी है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम में देखिए, ए बी आपका एक्स है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद सी डी निकालना है। सी डी है 2x+1, ठीक है। सी डी है 2x+1, यानी कि 2 7 × 14 +1, यानी कि ये हो गया 15, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC, ये यहाँ पर दिया है, AD इज इक्वल टू BC, ये है x-2, तो ये हो जाएगा x-2, यानी कि 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म हो गया, और उम्मीद करती हूँ सारे सम्स आपको समझ में आ चुके होंगे। जिसने पहले के 5 सम नहीं देखे वो पिछली वीडियो में जाकर देखे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।